अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पाकिस्तान अफ़ेयर्स अगर हम देखें सिलेबस के हवाले से तो ये एक आपको बड़ा लेंथी और मुश्किल सब्जेक्ट लगेगा, क्योंकि इसकी सिलेबस का जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा लेंथी है, क्योंकि इसमें काफ़ी पोर्शन जो है वो हिस्ट्री का है पाकिस्तान का, और एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो पोस्ट पार्टीशन का है। फिर उसमें करंट इश्यूज़ भी आ जाते हैं, जो भी ग्लोबल या इंटरनेशनल इश्यूज़ चल रहे होते हैं। तो अगर इस हवाले से देखें तो सिलेबस आपको काफ़ी परेशान कर देता है, और ख़ास तौर पे उन लोगों को ज़्यादा परेशान करता है जिनको आइडिया नहीं होता कि इसके सिलेबस को हम किस तरह कवर करें और कौन-कौन सी बुक्स से कवर करें। तो उसके लिए मैं एक छोटा-सा आपको एक मेथड बताने जा रहा हूँ। अगर आपको वो यूज़फुल लगे तो उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और उसके ज़रिए आप कम टाइम में अपना इसका सिलेबस जो है वो कवर कर सकते हैं। वरना अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से, या अगर टॉपिक बाय टॉपिक आप रीड करेंगे बुक्स को, 2-2 3-3 बुक्स को रीड करेंगे, तो एक तो आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा उसमें, और दूसरा प्रॉब्लम ये होती है कि फिर चीज़ें रिटेन नहीं होती, मेमोरी जो है वो आपकी इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम नहीं करती, क्योंकि एक तो प्रेशर डेवलप हो रहा होता है आपका, कि जो बर्डन बढ़ता जा रहा होता है, और दूसरी चीज़ फिर वो स्ट्रैटेजी आपकी ठीक नहीं होती, जिसकी वजह से जो है आपका इन्फॉर्मेशन और डेटा जो है वो सही तरीके से आप यूटिलाइज़ नहीं कर पाते। तो सबसे पहले आपने क्या करना है पाकिस्तान अफ़ेयर्स के, सबसे पहले आपको सिलेबस को समझना है, और मैं आपको अभी सिलेबस दिखाता हूँ। उसके बाद फिर आपको कौन-कौन सी बुक्स में से कौन-कौन से पोर्शंस कवर करने हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसको हम 3 स्टेजेज़ में डिवाइड करेंगे, पाकिस्तान अफ़ेयर्स के सिलेबस को, और जब ये 3 स्टेजेज़ में डिवाइड हो जाएगा तो फिर आपको इसके सिलेबस को कवर करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। बुक्स भी मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी बुक्स में से कौन-कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, और किस एरिया को कितना वेटेज देना है टाइम और एनर्जी के हिसाब से। तो ये तमाम चीज़ें जब आप करेंगे तो आपको फिर पाकिस्तान अफ़ेयर्स ईज़िली इंशाल्लाह आपको कवर हो जाएगा। तो अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ बुक्स और सिलेबस की तरफ। अच्छा जी, ये पाकिस्तान अफ़ेयर्स का सिलेबस है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा अभी तक तो इसको एफपीएससी की वेबसाइट से आप डाउनलोड करके तमाम सब्जेक्ट्स का सिलेबस देख सकते हैं, और ख़ास तौर पे अभी पाकिस्तान अफ़ेयर्स की हम बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान अफ़ेयर्स का सिलेबस आपको देख लेना चाहिए इसमें डाउनलोड करके। और इस वीडियो में भी मैं कोशिश करूँगा कि इसकी जो वीडियो क्वालिटी है ये क्लियर रहे, और अगर ये ब्लर होती है तो आप यूट्यूब की जो वीडियो सेटिंग्स हैं उसमें से पिक्सेल्स बढ़ाकर इस वीडियो को एचडी में देख सकते हैं, ताकि चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आए। अच्छा, सिलेबस की हम बात कर रहे थे, तो पाकिस्तान अफ़ेयर्स का ये सिलेबस है, और इसमें अब हम चीज़ें देख लेते हैं कि चीज़ें क्या क्या हैं, और फिर हमें ये बुक्स में से किस तरीके से इसको हमें कवर करना है। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले मैं सिलेबस आपको दिखाऊं कि प्री पार्टीशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, पोस्ट पार्टीशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, बाकी फिर सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चैलेंजेस जो होते हैं, जो इश्यूज़ होते हैं, और उसके बाद फिर इंटरनेशनल या ग्लोबल इश्यूज़ और उसमें पाकिस्तान का रोल। ये 3 से 4 मेजर स्फेयर्स होते हैं जिसमें पाकिस्तान अफेयर्स का जो पेपर है वो बनाया जाता है, पेपर सेट किया जाता है, और हर सेक्शन की एक वेटेज होती है, उसके हिसाब से जो है वो क्वेश्चंस आपके पेपर में दिए जाते हैं। किसी सेक्शन में से 2 क्वेश्चंस बनते हैं, किसी में से 3 बनते हैं, किसी में से 4-4 क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि उस साल का जो ट्रेंड चल रहा होता है पाकिस्तान में, पॉलिटिकल या डोमेस्टिक लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर, उन चीज़ों को देखते हुए उन पेपर्स के जो सेक्शंस हैं उनको फिर सेट किया जाता है। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहली चीज़ हम टॉप पर आ जाते हैं बिल्कुल, और मैं कोशिश करूँगा कि ये क्लियर रहे बिल्कुल। अच्छा, पहली चीज़ जो है, अब सबसे पहले आपने देखें जो फर्स्ट पार्ट है इसका, जो फर्स्ट पार्ट है ये है प्री पार्टीशन का। ठीक है। ये जितना भी पार्ट है इसका, इसमें तमाम आपकी प्री पार्टीशन से रिलेटेड चीज़ें आ जाएंगी। अच्छा, अब प्री पार्टीशन में क्या है, जो 2016 में ये सिलेबस इनका रिवाइज़ हुआ था, और 2016 से पहले जो पाकिस्तान अफेयर्स का सिलेबस था इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो अभी आपको सिलेबस में नहीं दिखेंगी, जिसमें मुग़ल एम्पायर और दूसरे इंडो पाक कंप्लीट हिस्ट्री थी। इससे पहले जिस तरह इंडो पाक हिस्ट्री का जो सिलेबस अगर आप देखेंगे तो उसका काफ़ी जो पोर्शन था वो पाकिस्तान अफेयर्स के सिलेबस में भी रखा गया था, लेकिन जब 2016 में जब दोबारा सिलेबस रिवाइज़ किया गया तो काफ़ी चीज़ें इसमें से निकाल दी गई इंडो पाक हिस्ट्री की, और इसमें से अब कुछ चीज़ें रह गई हैं, और वो हम किस तरह करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अब आपके पास क्या क्या चीज़ें रह जाती हैं प्री पार्टीशन में। सबसे पहले, अच्छा, प्री पार्टीशन में देखने से पहले इसमें अगर आप
इस वाले एरिया को देखें। Historical aspects, Muslim rule in the subcontinent, its downfall and efforts for Renaissance movement for reforms। अच्छा, ये अब जिस तरह मैंने बताया कि 2016 से पहले इंडो पाक हिस्ट्री में एक मुग़ल एम्पायर का पूरा सेक्शन था, पूरा चैप्टर था, बहुत ज़्यादा वो डिटेल्ड एक टॉपिक है, और पूरे पूरे उसके अंदर जो जो एरा रहे हैं मुग़ल एम्पायर्स के, वो उन सबको उसमें डिस्कस किया गया है। लेकिन यहाँ पर आपको इस तरह नहीं करना, इसमें आपको यहाँ पर ये दिया इन्होंने डिटेल में, लेकिन आपको इसको एज अ क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, और वो क्वेश्चन अगर आप देखें तो पास्ट पेपर्स में भी आपको वो क्वेश्चन अक्सर जगहों पर मिलेगा, और वो क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है और उसी तरह बार बार पूछते हैं पेपर में। वो क्वेश्चन होता है कि मुग़ल एम्पायर जो है वो फॉल क्यों हुआ, मतलब उसकी कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से मुग़ल एम्पायर वीक हुआ और उसके बाद जो है वो मुग़ल एम्पायर उनका ख़त्म हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, मुग़ल एम्पायर एक तो ख़त्म हुआ, उसके कॉजेज़ और इम्पैक्ट्स, उसके बाद वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का 1857 के बाद एक जो एरा शुरू होता है वो आपके पास आता है, और उसी के साथ साथ उसमें कुछ रिलीजियस और पॉलिटिकल मूवमेंट्स आती हैं जो मुग़ल एम्पायर और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद जब ब्रिटिश रूल कायम हुआ, उसमें कुछ ऐसे मूवमेंट्स थे जिनका एक बहुत बड़ा रोल है पाकिस्तान की क्रिएशन में और मुस्लिम पॉलिटिकल हिस्ट्री में। तो इन तमाम चीज़ों को हम देखेंगे। एक क्वेश्चन आपका हो गया कि मुग़ल एम्पायर क्यों ख़त्म हुआ, ठीक है, उसमें आपके पास कॉजेज़, इम्पैक्ट्स और ये सारी चीज़ें आ जाएंगी जो इन्होंने ख़ुद भी दिए हुए हैं कि उसका डाउनफॉल क्यों हुआ और किस तरीके से उनमें फैक्टर्स कौन कौन से थे। एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। दूसरे क्वेश्चन में, अच्छा, जो दूसरा क्वेश्चन प्री पार्टीशन से बनता है वो रिलीजियस मूवमेंट्स के ऊपर बनता है, ठीक है। उसमें कौन कौन सी मेजर जो पर्सनैलिटीज़ हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, उसमें शेख अहमद सिरंदी, शाह वलीउल्लाह और सैयद अहमद शहीद बरेलवी, इन तीन मेजर पर्सनैलिटीज़ के ऊपर अल्टरनेटली क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। कभी शेख अहमद सिरंदी के ऊपर बनाया जाता है, कभी शाह वलीउल्लाह के ऊपर बनाया जाता है, कभी सैयद अहमद शहीद के ऊपर बनाया जाता है। अब इनके जो एफ़र्ट्स थे, मतलब इन तीनों के स्फीयर्स अलग अलग थे। मतलब शेख अहमद सिरंदी जो है उन्होंने उनको रिवाइवल ऑफ इस्लाम कहा जाता है सब कॉन्टिनेंट में, मुजद्दिद अल अफ़सानी के नाम से भी इनको जाना जाता है। अकबर के दौर में इनकी बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स थी इस्लाम को सब कॉन्टिनेंट में रिवाइव करने में, क्योंकि अकबर के दौर में इस तरह हुआ था क्योंकि उसका जो कनेक्शन था वो हिंदूज से बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, राजपूत से। तो उसने क्या किया था कि मुस्लिम और हिंदूज़ में जो डिफरेंसेस थे उनको ख़त्म करके और अपना एक नया रिलीजन दीन इलाही के नाम से इम्पोज कर दिया था। उसमें मुस्लिम और इंडियन दोनों के कल्चर्स मिक्स करके उसने एक नया मज़हब क्रिएट कर दिया था, जिसकी वजह से जो इस्लाम का प्रिंसिपल है तौहीद का वो ख़तरे में पड़ गया था, मतलब उसको ब्लर कर दिया गया था जो तौहीद की एक इमेज थी। तो शेख अहमद सिरंदी ने उसके ख़ात्मे के लिए उस दीन इलाही के अगेंस्ट में जो अपनी एक्टिविटीज़ थी, जो मूवमेंट्स थी उनकी, वो तमाम चीज़ें इसके अंदर आती हैं। इसी तरह शाह वलीउल्लाह के कुछ एफ़र्ट्स थे, कुछ उनकी मूवमेंट्स थी। इसी तरह सैयद अहमद शहीद बरेलवी की, उसमें सोशल भी थी, पॉलिटिकल भी थी और रिलीजियस मूवमेंट भी थी। तो इन तीनों के एक एक क्वेश्चन आपको डेवलप करना है। वो क्वेश्चन किस तरह बनाएंगे आप, उसका मैं आपको सैम्पल नोट्स भी दिखा देता हूँ अभी आगे जाके। सिलेबस के ऊपर इतना ज़्यादा टाइम देने का मकसद ये कि सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले आपको सिलेबस समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप सिलेबस नहीं समझेंगे तो जब तक आप कोई भी रैंडमली बुक अगर पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो वो इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव या फ्रूटफुल नहीं होगी। अच्छा, तीसरा जो क्वेश्चन रिपीटेडली बनाया जाता है प्री पार्टीशन में से, वो बनाया जाता है टू नेशन थ्योरी के ऊपर। और इसमें एक और है अलीगढ़ मूवमेंट, अलीगढ़ देवबंद, इनका डिफरेंस क्या था, मतलब अलीगढ़ मूवमेंट क्या थी, देवबंद मूवमेंट क्या थी, इन दोनों में क्लैशेस क्या थे और इसके बाद जो आउटपुट निकला वो क्या था। एक क्वेश्चन ये हो गया। अलीगढ़ मूवमेंट सर सैयद अहमद ख़ान ने शुरू की थी, बाकी देवबंद एक मूवमेंट थी जो कि एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने शुरू की थी। इन दोनों के जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स थे वो बिल्कुल अपोजिट थे एक दूसरे से, क्योंकि अलीगढ़ का जो मेन पर्पस था वो यही था कि सर सैयद अहमद ख़ान कहते थे कि अगर ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर चलना है तो आपको उनकी एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन भी लेनी पड़ेगी
और पॉलिटिक्स से दूर रहना पड़ेगा, जो ट्रिनिटी ऑफ आइडियाज़ कहा जाता है। उसमें ट्रिनिटी ऑफ आइडियाज़ अलीगढ़ में यही था बेसिक पर्पस। सर सैयद अहमद ख़ान ये कहते थे कि भाई आपने ब्रिटिशर्स के साथ लॉयल रहना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये था कि वेस्टर्न एजुकेशन आपने हासिल करनी है। और तीसरा पॉइंट ये था कि आपको उनकी पॉलिटिक्स से दूर रहना है। जबकि देवबंद वाले ही कहते थे कि अगर हम वेस्टर्न एजुकेशन हासिल करेंगे तो इस्लामिक जो टीचिंग्स हैं वो हमारी ख़त्म हो जाएंगी हमारे कल्चर में से। और इसी तरह वो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा एक्टिवली रोल प्ले करते थे अपना। तो ये इनके कुछ क्लैशेस थे, इसी वजह से सर सैयद अहमद ख़ान के ऊपर प्रो वेस्टर्न या प्रो ब्रिटिशर्स का लेबल भी लगा था। तो इसमें से दो किस्म के क्वेश्चंस बनते हैं। एक के भी डिफरेंसेस क्या थे अलीगढ़ मूवमेंट और देवबंद मूवमेंट, ये क्यों बनाई गई थी और इनके पर्पस क्या थे, इनके आउटकम्स क्या थे। या फिर सर सैयद अहमद ख़ान प्रो ब्रिटिशर थे या नहीं, इसमें आपका एक ओपिनियन मांगा जाता है। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन आपका इसमें क्या बनता है प्री पार्टीशन में, टू नेशन थ्योरी। उस पे तीन पर्सनालिटीज के पॉइंट ऑफ व्यूज मांगे जाते हैं। कभी वो दो के देता है, कभी तीन के देता है, कभी किसी एक का दे देता है। उसमें पर्सनालिटीज कौन कौन सी हैं? एक अल्लामा इकबाल, कायदे आज़म और सर सैयद अहमद ख़ान। इन तीनों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ अलग अलग थे टू नेशन थ्योरी के हवाले से। और उस उन्हीं के ऊपर उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यूज़ और आपका उसके ऊपर फिर एनालिसिस क्वेश्चन पेपर में मांगा जाता है। तो प्री पार्टीशन में अगर देखा जाए तो आपके 3 से 4 क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें आपको ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, या बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में इसको कवर करने की ज़रूरत नहीं है। कवर आपको कॉम्प्रिहेंसिवली करना है, लेकिन क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से। वो तमाम चीज़ें मैं आपको आगे साथ साथ बताता हुआ जाऊँगा कि आपको क्या क्या करना है। अच्छा, दूसरा पार्ट इसका ये है, जियोग्राफी, सोसाइटी, नेचुरल रिसोर्सेज और जितनी भी इसकी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है इसमें से 2-3 किस्म के क्वेश्चंस बनते हैं। अब इसमें जो है पाकिस्तान के जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं सोसाइटी के, कल्चर के या इकोनॉमी के, उनमें से इसमें क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल कभी ये एग्रीकल्चर के ऊपर क्वेश्चन बना के दे देता है कि पाकिस्तान एक एग्रेरियन इकोनॉमी है, फिर भी कंट्रीब्यूशन जो है वो पाकिस्तान की इतनी लो क्यों है जीडीपी में। सबसे बड़ी वर्कफोर्स पाकिस्तान की जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में है, लेकिन फिर भी जो इकोनॉमी है या पाकिस्तान का जो इन्फ्लेशन रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है, और पॉवर्टी लेवल जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो क्या रीज़न्स हैं उसमें, ये आपसे फिर डिमांड करता है कि आप फिर उसकी वीकनेसेस और फिर अपना एक सोल्यूशन बताएं। इसी तरह नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर कभी क्वेश्चन आ जाता है कि पाकिस्तान नेचुरली रिच कंट्री है, लेकिन फिर भी पुअर मैनेजमेंट की वजह से पाकिस्तान जो है वो मैक्सिमम बेनिफिट नहीं ले पाता। तो इस किस्म का एक सवाल बन जाता है। उसके अलावा फिर एजुकेशन, इंडस्ट्री, एनर्जी और जो दूसरे इश्यूज़ हैं पाकिस्तान के, वो इसमें से बनाए जाते हैं। और जो भी साल में जो इशू चल रहा होता है करंट, उसमें से आपको आइडिया हो जाता है कि इस बार एग्जामिनर कौन सा टॉपिक टच करेगा। फॉर एग्जांपल जब एनर्जी क्राइसिस बहुत ज़्यादा चल रहा था तो कंटिन्यूसली रिपीटेडली जो है एनर्जी क्राइसिस के ऊपर पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में भी सवाल आ रहे थे, ऐसे में भी टॉपिक्स आए, करंट अफेयर्स में भी क्वेश्चन आए उसके। और यहाँ तक कि आईआर और इस टाइप के पेपर्स में भी एनर्जी क्राइसिस को टच किया गया था। तो इसी तरह उससे पहले जब टेररिज्म बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में चल रही थी तो उस हवाले से क्वेश्चंस आ रहे थे पेपर में। तो आपको ट्रेंड्स को देखते हुए भी अपने दिमाग को कंट्रोल में और अच्छी तरह चलाना होता है कि भाई इश्यूज़ जो चल रहे हैं पाकिस्तान में उनको आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद पोस्ट पार्टीशन में ये हिस्सा आपका पोस्ट पार्टीशन में कवर होगा। ठीक है। अच्छा, पोस्ट पार्टीशन में कवर करने के बाद पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ पोस्ट पार्टीशन में क्या आती है आपकी, दूसरी चीज़ पोस्ट पार्टीशन में आपके आते हैं 3-4 मेजर इश्यूज़ उसमें। अच्छा, एक चीज़ प्री पार्टीशन की एक चीज़ मैं मिस कर गया, वो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। वो ये कि प्री पार्टीशन पढ़ते वक्त जो मुख्तलिफ़ इश्यूज़ आपके पास आएंगे उनको आपने एक स्टोरी की तरह लेकर चलना है। ठीक है। अभी मैं जब आपको बुक दिखाऊंगा, कंटेंट दिखाऊंगा, और 2 से 3 बुक्स के साथ हम फिर कंपेयर करेंगे कौन सी चीज़ हमें कहाँ पर ऐड करनी है, फिर वहाँ पर आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अभी हम वापस पोस्ट पार्टीशन की तरफ आते हैं। अच्छा, पोस्ट पार्टीशन में जो क्वेश्चन बनते हैं आपके, वो 2 से 3 तरीके के बनते हैं। एक क्वेश्चन आपका बनता है इंस्टीट्यूशनल क्लैश। ठीक है।
इंस्टीट्यूशनल क्लैश में क्या क्या रहता है, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप जो कभी भी पाकिस्तान का अच्छा नहीं रहा। इसके बाद अब जुडिशरी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है, जुडिशरी के ऊपर क्वेश्चन किया जा सकता है और किए भी गए हैं पहले। इसके साथ साथ जो दूसरे इदारे हैं, जो जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर हम नैब की एग्जांपल लें तो वो बहुत ज़्यादा इंटरवीन कर रहा है अब दूसरे इंस्टीट्यूशंस के साथ। तो इस किस्म के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि भाई पाकिस्तान की जो वीक डेमोक्रेसी है उसके पीछे क्या इंस्टीट्यूशनल क्लैशेस का भी हाथ है, या इंस्टीट्यूशंस जो अपनी बाउंड्रीज से बाहर निकल कर दूसरे इदारों में उनके अफेयर्स को वो अल्टर कर रहे हैं, तो उसका क्या रोल है पाकिस्तान को वीक करने में, उसका इमेज ख़राब करने में। एक इस किस्म के क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी क्यों अभी तक सस्टेन नहीं कर पा रही है, क्यों वो ग्रो नहीं कर पा रही, इसमें सिविल मिलिट्री टसल है या और कोई दूसरे वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, या ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ का जो एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ग्लोबल वेस्ट के साथ वेस्टर्न और ईस्टर्न जो एक क्लैश है उसका क्या इम्पेक्ट है पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज़ के ऊपर। एक क्वेश्चन आपका इस तरीके से बन सकता है पोस्ट पार्टीशन में। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आपका बनेगा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के ऊपर, क्योंकि अब पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में अभी जैसे अमेंडमेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट्स चल रही हैं, तो अब ये क्वेश्चंस भी पेपर में आना शुरू हो गए हैं। ठीक है, अब उसके बाद आप कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट आपने किस तरह देखनी है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट आपने इस तरह देखनी है कि पाकिस्तान में कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का 1956 का, ठीक है, ये इतना डिले क्यों हुआ। मतलब 1947 में पाकिस्तान बन गया, क्रिएशन उसकी हो गई 1947 में, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसका वो 1956 में आया। उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट हो गया, मार्शल लॉ लग गया पाकिस्तान में। ठीक है, उसके बाद फिर 1962 में दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन आया, उसके बाद फिर उसको भी जो है ख़त्म कर दिया गया, एब्रोगेट कर दिया गया, फिर मार्शल लॉ पाकिस्तान में लग गया। उसके बाद फिर 1973 में कॉन्स्टिट्यूशन आया जो कि अभी तक फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, अब आपने ये चीज़ें इसमें देखनी है कि कौन से ऐसे रीजंस थे, कौन सी पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ थी, या कौन से ऐसे रिलीजियस क्लैरिक्स थे जो कि एक टसल क्रिएट कर रहे थे तमाम पॉलिटिकल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के बीच में, जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन डिले हुआ। कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिनके ऊपर उनका कंसेंसस डेवलप नहीं हो रहा था कि पाकिस्तान को किस तरीके से चलाया जाएगा। और फिर जब सोल्यूशन निकला, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, उसके बाद फिर एब्रोगेशन क्यों हुई। कॉन्स्टिट्यूशंस की इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही थी, पाकिस्तान वेलफेयर स्टेट नहीं बन पा रहा था, या पाकिस्तान के रिलेशंस जो इंटरनेशनल लेवल पर थे वो अच्छे नहीं बन पा रहे थे। ये तमाम चीज़ें आप इसके अंदर फिर देखते जाएंगे, तो ये आपका एक क्वेश्चन बनेगा। अच्छा, इसके बाद जिस तरह अब देखें, अब जो इंटरनेशनल वाला सेक्शन है ना, इंटरनेशनल वाला सेक्शन जो है ये वाला, इसमें आपको डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी। अब जब आप अपने रीजन में देखेंगे तो रीजन में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। अब एक सबसे पहले आप रीजन में देखते हैं कि आप बॉर्डर शेयरिंग कितने लोगों के साथ कर रहे हैं, मतलब कितने स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयरिंग कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले जो सबसे होस्टाइल स्टेट्स हैं हम वो देख लेते हैं। सबसे जो मेजर होस्टाइल स्टेट है पाकिस्तान के लिए, जो बेलिजरेंट या विलन स्टेट है पाकिस्तान के लिए, वो है इंडिया। इंडिया के साथ हमारे रिलेशंस कभी भी अच्छे नहीं रहे। उसके बाद जो सेकंड या थर्ड नंबर पर स्टेट्स आती हैं जिनके रिलेशनशिप पाकिस्तान के साथ अच्छे नहीं रहे, वो आते ही ईरान। ईरान और अफ़गानिस्तान दो ऐसे स्टेट्स हैं जिनके साथ पाकिस्तान के रिलेशंस हमेशा एक बम्पी रोड के ऊपर रहे, मतलब कभी बेहतर हो जाते हैं और कभी ख़राब हो जाते हैं और कभी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो और ज़्यादातर अगर हम पीरियड वाइज देखें तो ज़्यादातर टाइम फ्रेम में रिलेशनशिप्स हमारे इनके साथ ख़राब ही रहे हैं, क्योंकि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो ईरान और अफ़गानिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा रहा है, इकोनॉमिक फैक्टर के हिसाब से भी, पॉलिटिकल फैक्टर के हिसाब से भी, और रीजनल फैक्टर के हिसाब से भी, क्योंकि इनके जो अलाइंसेस बने हुए हैं वेस्ट में। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया का जो अलाइंस है वो कुछ ऐसे स्टेट्स के साथ है जो एंटी पाकिस्तान है, तो जाहिर सी बात है वो फिर उन तमाम स्टेट्स को इन्फ्लुएंस करेंगे जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। और इसी तरह पाकिस्तान का जो अलाइंस है, जो फ्रेंड स्टेट्स हैं पाकिस्तान की, उनका अलाइंस हमेशा उनके
कन्फ्रंटेशन में होगा जो इंडिया के अलाइंस में। इसी तरह ब्लॉक्स बनते हैं। ये अगर आप पॉलिटिकल साइंस या आईआर जब पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। ठीक है। अच्छा, अब आपने नेबरहुड देख लिया कि इंडिया के साथ हमारे कैसे रिलेशंस हैं, चाइना के साथ हमारे कैसे रिलेशंस हैं, ईरान, अफ़गानिस्तान और जो जो स्टेट्स पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं या उसकी प्रॉक्सिमिटी में करीब करीब हैं जो कि पाकिस्तान को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनके साथ आपने रिलेशंस देखने हैं। हर एक कंट्री के साथ आपको अलग क्वेश्चन तैयार करना है। इंडिया के साथ अलग क्वेश्चन बनेगा, अफ़गानिस्तान के साथ अलग बनेगा, ईरान के साथ अलग बनेगा, चाइना के साथ अलग बनेगा, यूएस के साथ अलग बनेगा। अभी टर्की और सऊदीया का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है तो उनके साथ आप एक अलग सेक्शन बनाएंगे। इस कहने का मकसद ये कि आप चीज़ें जितनी ज़्यादा सिंपल रखेंगे उतना ही कम इसमें आप उलझेंगे। ठीक है। अच्छा, अब इन क्वेश्चंस को आपने तैयार किस तरह करना है? अब तैयार इस तरह करना है, अगर हम इंडिया और पाकिस्तान की मिसाल ले लें तो आपने इनका एक हिस्टोरिकल एक बैकग्राउंड रखना है क्वेश्चन के। जब आप नोट्स बना रहे होंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप रखेंगे, उसमें वो तमाम इवेंट्स देंगे कि जो लड़ाइयाँ इंडिया पाकिस्तान ने लड़ी वो किन किन बुनियादों पे हुई, कश्मीर का इशू क्या है, इसके बाद जो माउंट बैटन प्लान था उसकी वजह से पाकिस्तान को क्या क्या मसाइल अभी तक फेस करने पड़ रहे हैं, कश्मीर में जो डिमार्केशन का प्रॉब्लम हुआ वो क्या था, फिर उस डिमार्केशन की वजह से अपर रिपेरियन और लो रिपेरियन स्टेट पाकिस्तान बन गया। तो वाटर फ्लोज़ का बहुत बड़ा इशू पाकिस्तान को फेस करना पड़ रहा है। इंडिया अपर रिपेरियन कंट्री है, पाकिस्तान लोअर रिपेरियन कंट्री, और इसीलिए इंडिया जो है वो पाकिस्तान का जो वाटर फ्लो है वो कंट्रोल करता है। तो अब एक स्टेट के साथ आपने डिफरेंट पैरामीटर्स इसमें खोल लिए, एक वाटर का हो गया, एक कश्मीर का हो गया, एक प्रॉक्सी वॉर का हो गया, एक सोशल अल्ट्रेशन का हो गया, कल्चर अल्ट्रेशन का हो गया। ठीक है। इसी तरह इकोनॉमी का हो गया, टेररिज्म एक्सट्रीमिज़म का हो गया, नॉन स्टेट एक्टर्स का इसमें एक इन्फ्लुएंस आ गया। इंडिया जिस तरह अपने रॉ एजेंट्स और बलूचिस्तान में जिस तरह अपनी एक्टिविटीज़ करवाता है एंटी पाकिस्तान, तो इस तरीके से आपने इंडिया का एक सेक्शन बना लिया। इसी तरह अफ़गानिस्तान के साथ जो डिफरेंट पैरामीटर्स आपको मिलेंगे, फिर इसी तरह आप तमाम कंट्रीज़ के जो जो उनके मामलात हैं हिस्ट्री से लेकर अभी तक, वो ब्रीफली आप उसको बुलेट पॉइंट्स में बनाते जाएंगे। ये आपका रीजनल पॉलिटिक्स हो गई। इसी तरह जब आप चाइना, अमेरिका और रशिया इनके रिलेशनशिप्स देखेंगे तो ये आपका बन जाएगा इंटरनेशनल फैक्टर। जो इंटरनेशनल सेक्शन है आपका पेपर का, वो फिर उसमें कवरेज स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, इसमें आपको किस तरह देखना है? इस तरह आपको देखना है कि अब जिस तरह चाइना और पाकिस्तान की फ्रेंडशिप या इनके जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग क्यों होता जा रहा है, जब से वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव या चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपैक और ओबोर जब से वजूद में आए हैं, तो इनके जो टाइज़ हैं वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। क्योंकि चाइना का बहुत बड़ा स्टेक है पाकिस्तान में, उसको अपना सी रूट चेंज करना है। ठीक है। सी रूट चेंज करने करने का पर्पज़ ये है कि वो पहले साउथ चाइना सी से अपना ट्रेड चलाता था पूरी दुनिया में, तो वहाँ पर क्लेम्स बहुत सारे कंट्रीज़ कर रहे थे कि हमारा यहाँ पर क्लेम है, तो वहाँ पर एक टसल चल रही है। अमेरिका वहाँ पर चाइना को परेशान कर रहा है साउथ चाइना सी में। तो फिर और वो रूट था भी बहुत ज़्यादा लंबा, तो चाइना ने क्या किया, गवादर पोर्ट के ज़रिए अपना एक नया सी रूट निकाला ट्रेड के लिए पूरी दुनिया में, जो चाइना को अब कनेक्ट कर रहा है एशिया में, अफ्रीका में, अरबियन पेनिनसुला में और यूरोप में। तो अब इस रूट के ज़रिए चाइना अपनी ट्रेड चला रहा है। तो अब पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटजिक लोकेशन है वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट बन गई है पाकिस्तान के लिए और चाइना के लिए। तो अब चाइना इन्वेस्ट भी कर रहा है और पाकिस्तान को अब मुख्तलिफ़ जगहों पर, मुख्तलिफ़ इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर प्रोटेक्ट भी करता है। मिसाल के तौर पे जब इंडिया कोई बात करता है तो चाइना यूएन में वीटो कर देता है उस एक्शन को। कभी अगर रशिया या अमेरिका पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई एक्ट करते हैं तो चाइना उसको वीटो कर देता है, ताकि पाकिस्तान के ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। ये और उसमें आपको अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स समझनी है तो फिर आपको उसमें 3 ओशियंस समझने पड़ेंगे। इंडियन ओशियन, ठीक है, उसके बाद इंडो पैसिफिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन। ठीक है। इन ओशियंस की पॉलिटिक्स जब आपको समझ में आएगी कि कौन कौन से स्टेट्स वहाँ पर मौजूद हैं,
कौन कौन से स्टेट्स जो है वो सी शोर्स शेयर करते हैं, फिर उनकी बॉर्डरिंग क्या है, वहाँ पर रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, सी रूट क्या है, पाकिस्तान का उसमें क्या रोल है। अच्छा, जितनी भी आप चीज़ें देखेंगे उसमें आपने पाकिस्तान का रोल ज़रूर देखना है, ठीक है, उसमें पाकिस्तान का रोल आपने ज़रूर देखना है। तो फिर आपको ग्लोबल, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स समझ में आना शुरू हो जाएगी। तो आपका ये पार्ट कवर हो गया। इसमें आपको एडिशनल क्या चीज़ें देखनी है, इसमें आपने एडिशनल एक न्यूक्लियर फैक्टर देखना है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर हम बाद में आएंगे, ठीक है। अच्छा, इकोनॉमिक और जो दूसरे थ्रेट्स हैं वो आप ऊपर इधर ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे, तो इधर से आपको इकोनॉमिक करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स जो हैं पाकिस्तान के, उसमें आपके पास एक तो न्यूक्लियर का फैक्टर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, इसके बाद प्रॉक्सी वॉर्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर आ जाएंगी इस सेक्शन में। ये चीज़ हम देख चुके हैं, यूएस के साथ हमने रिलेशनशिप देख लिया, फॉरेन पॉलिसी, ये इसमें रिलेशनशिप वाला जो हमने अभी ऊपर हिस्सा देखा है वो भी आएगा। बाकी आप अलग से फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की पढ़ भी सकते हैं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी 20th सेंचुरी में क्या थी और 21st सेंचुरी में पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या है डिफरेंट स्टेट्स के लिए, क्योंकि 20th सेंचुरी में या 21st सेंचुरी के फर्स्ट डेकेड में पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी का जो रुझान था वो ज़्यादातर मिलिट्री बेस्ड था, मतलब मिलिट्री के ऊपर ज़्यादा फोकस था। लेकिन इस डेकेड में पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी का ज़्यादा फोकस, मेजर फोकस जो है वो अब इकोनॉमी के ऊपर आ गया कि पाकिस्तान अब इकोनॉमी अपनी स्ट्रॉन्ग कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इसी तरह ये हम देख चुके हैं अपनी अर्ली प्रॉब्लम्स में, वाटर पॉलिटिक्स हम सोशल में देख चुके हैं, नेशनल इंटरेस्ट हम देख चुके हैं। उसके बाद आपके पास ये नेबरिंग कंट्रीज़ हमने देख ली, रिलेशंस हमने देख लिए, अफगानिस्तान देख लिए, प्रॉक्सी वॉर्स हमने देख ली, इकोनॉमिक कंडीशंस भी हमने देख ली नीचे। अब आपके पास रह गए दूसरे इश्यूज, जिसमें कश्मीर रह गया और फ़लस्तीन रह गया। ये आप अलग अलग टॉपिक्स अपने तैयार कर सकते हैं। तो अगर आप इन तमाम चीज़ों को एज अ क्वेश्चन प्रिपेयर करें तो इसमें आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, ठीक है। बताने का मकसद सिर्फ यही है कि इसको स्ट्रेटजी बना के अपने सिलेबस को टॉपिक्स में डिवाइड करें, उन टॉपिक्स के नोट्स बनाएं और फिर उसको जब कवर करेंगे तो फिर आपको एज अ क्वेश्चन तैयार करेंगे तो फिर आपको परेशानी नहीं होगी। और क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो समझने के लिए आप पहले पास्ट पेपर्स देख लें। ये तमाम चीज़ें पास्ट पेपर्स में आपको मिल जाएंगी, ये तमाम टॉपिक्स आपको पास्ट पेपर्स में मिल जाएंगे। और पास्ट पेपर्स देखने का आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको फिर पता चल जाएगा आपको अपने नोट्स या टॉपिक्स या क्वेश्चंस किस तरीके से आपको तैयार करने हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं आपको बुक्स दिखा देता हूँ कि आपको कौन कौन सी बुक्स जो हैं वो रेफ़र करनी है डिफरेंट सेक्शंस के लिए। तो अब मैं आपको बुक्स की तरफ लेकर जा रहा हूँ, आप ये इसको आगे देखें। अच्छा, ये जो बुक है, ये जो कंटेंट मैंने अभी आपके सामने खोला हुआ है, ये बुक है पाकिस्तान अफेयर्स बाय इकराम रब्बानी। पाकिस्तान अफेयर्स बाय इकराम रब्बानी ये बुक है। इसमें से आपको आपका सारा जो प्री पार्टीशन वाला पोर्शन है वो आपने कवर करना है। इसमें से आपको मैं टॉपिक्स बताता जाता हूँ कि आपने कौन कौन से टॉपिक्स इसमें से देखने हैं ताकि आपको आगे सिलेबस कवरेज में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इकराम रब्बानी पाकिस्तान अफेयर्स, ये बुक का नाम है, पाकिस्तान अफेयर्स बाय इकराम रब्बानी। ये आप नोट कर लें और अगर आपको परचेज़ करनी तो परचेज़ कर सकते हैं, या आपको ये सॉफ्ट में अगर ऑनलाइन मिल जाती है तो वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसका कंटेंट आपको दिखाता हूँ। जिस तरह आइडियोलॉजी की मैंने बात की थी, तो आइडियोलॉजी वाला सेक्शन आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। इसमें आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। अब इसमें देखें, फर्स्ट
पेज से 7th पेज तक इसमें आइडियोलॉजी की आपकी तमाम चीज़ें कवर हो रही हैं कि टू नेशन थ्योरी क्या है, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी अल्लामा इकबाल की नज़र में क्या थी, कायद आज़म की नज़र में क्या थी। यहाँ पर आपको सर सैयद का पॉइंट ऑफ व्यू भी मिल जाएगा और आपको इनकी डेफिनेशंस भी मिल जाएंगी, टू नेशन का कॉन्सेप्ट भी मिल जाएगा। तो इन शुरू के 7 पेजेस में से आप अपना एक पार्ट कवर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो पार्ट है उसमें अब मुझे जो इम्पोर्टेंट लगता है वो मैं बता रहा हूँ। अगर आपको उनसे ज़्यादा कोई और टॉपिक समझ में आए जो आपको इम्पोर्टेंट लगे तो वो भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अब रह गए हैं पेपर्स में आने के लिए वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। अब ये वाला जो पोर्शन है ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। मेरे हिसाब से ये मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ नीचे तक। अच्छा, उसके बाद अब जिस तरह मैंने इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ के बारे में बताया था, ये वाला सेक्शन इधर से आप अपने वो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ पढ़ सकते हैं। अच्छा, ऊपर वाले हिस्से में ये भक्ति मूवमेंट और हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट और दीन इलाही, इसको आप पढ़ लेंगे तो आपको फिर ज़्यादा चीज़ समझ में आ जाएगी। ऊपर वाला इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी ये जो है हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट और दीन इलाही, इनका क्या पर्पस था, ये जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि शेख अहमद सिरंदी और शाह वलीउल्लाह और सईद अहमद शहीद बरेलवी, इनके जो मूवमेंट्स इन्होंने स्टार्ट की अपनी, वो क्यों स्टार्ट की। जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको यहाँ से ये पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। दो फर्स्ट पार्ट ये हो गया, सेकंड पार्ट ये हो गया। अब तीसरा पार्ट आपने, ये तीसरा पार्ट यहाँ तक चल रहा है। अच्छा, उसके बाद आपके पास आगे एजुकेशन, वो रिलीजियस मूवमेंट्स थी या रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स कहलाती हैं। उसके बाद अब जो आपके पास एजुकेशनल मूवमेंट्स हैं वो यहाँ से आपकी कवर हो रही है, ठीक है। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड टॉपिक्स हैं। अगर आप पेज नंबर देखें तो इसमें आपको अगर डिटेल्ड में नहीं जाना तो आप ज़्यादा डिटेल में ना जाएं, सिर्फ उसके की पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ और डेट्स बुलेट पॉइंट्स में अपने पास लिख कर उनके नोट्स बना सकते हैं। एक आपके पास ये आ गया। दूसरा पॉइंट, दूसरा टॉपिक ये, और तीसरा ये, यहाँ से आपके पास टू नेशन थ्योरी भी बन गई, अलीगढ़ मूवमेंट भी बन गई और देवबंद मूवमेंट भी बन गई, ठीक है। अच्छा, इनके साथ साथ एक तीसरी चीज़ आपको अपने जहन में रखनी है। प्री पार्टीशन को समझने के लिए, प्री पार्टीशन की पॉलिटिक्स को समझने के लिए, उसके इश्यूज़ को समझने के लिए, ख़ास तौर पे 1857 मतलब के वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद जब ब्रिटिश रूल कायम हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी पाकिस्तान में आ गई, उसके बाद की जो पॉलिटिक्स है वो समझने के लिए आपको तीन चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जो सब कॉन्टिनेंट था उसमें तीन मेजर पर्सनैलिटीज़ थी, तीन एंटिटीज़ थी, तीन बॉडीज़ थी इस सब कॉन्टिनेंट में। पहली ब्रिटिशर्स जो रूल कर रहे थे, उसके बाद हिंदूज़ और तीसरी पार्टी मुस्लिम्स। ये तीन मेजर पार्टीज़ थी जिनके बीच में काफ़ी अर्से टसल एक चलती रही और काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हुए, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, कोलैबोरेशंस भी हुई। बहुत सारे इवेंट्स ऐसे आए जहाँ पर ये तीनों पार्टीज़ मिलके काम कर रही थी, लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया कि फिर उनको इंडिपेंडेंस इंडिया और पाकिस्तान को देनी पड़ी, ठीक है। अब उसमें कौन कौन से इश्यूज़ ऐसे हैं उसको समझने के लिए आपको ब्रिटिशर्स का रूल का तरीका समझना पड़ेगा कि ब्रिटिशर्स रूल किस तरह करते थे। तो ब्रिटिशर्स रूल जो करते थे उन्होंने अपने एक्ट्स बनाए हुए थे, उसमें एक्ट्स कौन कौन से थे और उसकी क्या क्या लॉजिक्स थी वो आपको यहाँ से मिल जाएंगी। अब ये लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट्स जो हैं ये पढ़ना ज़रूरी है आपको। मतलब इसमें जिस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1861, 1892, इसी तरह बीच बीच में भी एक्ट्स आए थे। मेरे ख्याल से मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, लेकिन 1861 के बाद शायद 1872 में दूसरा इनका इंडियन काउंसिल एक्ट आया था। इसमें मुख्तलिफ प्रोविजंस थी जिसमें हिंदूज़ और मुस्लिम्स के लिए डिफरेंट रोल्स दिए गए थे कि हिंदूज़ ये काम करेंगे, उनको ये प्रोविजंस होंगी, उनको ये फैसिलिटीज़ होंगी, और मुस्लिम्स के लिए ये फैसिलिटीज़ होंगी। तो उन काउंसिल एक्ट्स में जो मेजर प्रॉब्लम थी वो ये थी
कि हिंदूज़ को हमेशा नवाजा जाता था अच्छे पोजीशंस के साथ, अच्छे सोर्सेज के साथ, जबकि मुस्लिम्स को जो है वो दीवार के साथ लगाया जाता था, उनको ऑप्रेस किया जाता था। और उसी के ऊपर जो है मुस्लिम्स का फिर रिएक्शन आता था डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू, डिफरेंट फॉर्म्स में। वो चीज़ें आपको सारी देखनी है कि वही, क्योंकि फिर वही जो चीज़ें थी, वो रिएक्शंस जो थे, वो एंड में आके पाकिस्तान बनने के रीज़न बने। तो ये काउंसिल एक्ट्स आपने देखने। उसके बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपने देखना है। अच्छा, टॉपिक्स यहाँ पर क्वांटिटी में आपको ज़्यादा लगेंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पेज नंबर वाला पार्ट देखें तो ये 2-2 3-3 पेज से ज़्यादा के टॉपिक्स नहीं हैं। तो इसमें इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। ये आप जब 3 पेजेस पढ़ के नोट्स बनाएंगे तो ये आपका हार्डली आधे पेज से या 75% ऑफ द पेज पे ये आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। तो इस तरह आपके नोट्स भी इन बुक्स में से बनते जाएंगे और आपका कोर्स जो है वो भी कवर होता जाएगा। अच्छा, इसके बाद सिमिलर डेपुटेशन, मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स, ये अक्सर पेपर में आता है, ठीक है। इसके बाद लखनऊ पैक्ट, ये इम्पॉर्टेंट है, और खिलाफत मूवमेंट। ये 4 इवेंट्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। मैं दोबारा बता देता हूँ, शिमला डेपुटेशन, मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स, लखनऊ पैक्ट और खिलाफत मूवमेंट। अब ये चार टॉपिक्स आपके, मतलब 4 सवाल आते हैं, 4 सवाल अलग अलग ये पेपर में आते हैं, और ये आपके सिर्फ 10 पेजेस में कवर हो रहे हैं। मतलब 10 पेजेस बुक्स के आपके 4 क्वेश्चंस निकाल के दे सकते हैं, अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझ के पढ़ें तो, ठीक है। उसके बाद ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद फिर वही वाली बात, नेशनलिज्म और 2 नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट आपको दोबारा अगर समझना है, जो चीज़ मिस हो गई हो वो यहाँ से आप देख के उसको कवर कर सकते हैं। बुलेट पॉइंट्स में जो चीज़ आपकी रह जाए वो ऊपर जो आपने नोट्स बनाए थे वो यहाँ से कवर कर सकते हैं। उसके बाद जिस तरह मैंने बताया था कि मुस्लिम्स को जो प्रॉब्लम्स आ रही थी इंडिपेंडेंस के लिए, उससे पहले वो इधर से कवर होंगे। इसी तरह यहाँ पर आप तमाम अपने टॉपिक्स को पास्ट पेपर्स में जो जो आपको मिलते जाएं वो आप यहाँ कवर करते जाएं, तो आपके यहाँ से क्वेश्चंस बनते जाएंगे। अब जो क्वेश्चंस आए हैं उसमें इलाहाबाद एड्रेस के ऊपर भी क्वेश्चन आया है पाकिस्तान अफेयर्स में, नेहरू रिपोर्ट और साइमन कमीशन के ऊपर भी क्वेश्चन आया, तो यहाँ से आप ये भी कवर कर सकते हैं। ये भी इतना ज़्यादा लेंथी नहीं है, ये भी आप आराम से इजीली कवर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसी तरह आप यहाँ पर तमाम चीज़ें देखते जाएंगे और अपना सिलेबस कवर करते जाएंगे। अच्छा, ये जो बुक है इकराम रब्बानी की, इसमें से आपको सिर्फ़ और सिर्फ प्री पार्टीशन कवर करना है। पोस्ट पार्टीशन इस बुक में से आपको नहीं करना, ठीक है। इस इकराम रब्बानी की बुक में से आपको सिर्फ़ और सिर्फ प्री पार्टीशन कवर करना है, पोस्ट पार्टीशन नहीं करना। पोस्ट पार्टीशन कहाँ से करना है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। जैसे ही आप इस बुक में 1947 तक पहुँचेंगे, ये बुक आपने फिर बंद कर देनी है, ठीक है। जैसे ही आप 1947 तक पहुँचेंगे आपने ये बुक बंद कर देनी है। उसके बाद फिर जितने भी हमारे इश्यूज़ रह जाएंगे पोस्ट पार्टीशन के और नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज़, वो आपको दूसरी बुक में से पढ़ने, इसमें से नहीं पढ़ने। वो कौन सी बुक है वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। अच्छा, पोस्ट पार्टीशन का जो पार्ट है जिसमें तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल हिस्ट्री हम देखेंगे पाकिस्तान की, वो इस बुक से आप कवर कर सकते हैं, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बाय हामिद ख़ान। ये इसका 3rd एडिशन है, लेकिन इसका मेरे ख्याल में 4th एडिशन भी आ चुका है। जो अपडेटेड इसका जो भी आपको एडिशन मिले वो आप या तो परचेज़ कर लें, या अगर आपको सॉफ्ट कॉपी में ऑनलाइन मिल जाए वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। इसकी सॉफ्ट कॉपी मैंने एक अपने चैनल पे ऑलरेडी शेयर की हुई है, अगर आप वहाँ पे पोस्ट्स में देखेंगे कम्युनिटी टैब में तो वहाँ पर ये बुक आपको मिल जाएगी। तो पोस्ट पार्टीशन के जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, ये बहुत अच्छी और कॉम्प्रिहेंसिव बुक है, लेकिन ये पूरी नहीं पढ़नी। जो टॉपिक्स आपको कवर करने हो सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को आप हिट करें, उसमें से डाटा निकालें अपना, और दैट्स इट। फिर इस बुक को आप छोड़ दें।
जब आपके टॉपिक्स कवर हो जाएं। पूरी बुक ये भी आपको नहीं पढ़नी, जिस तरह इकराम रब्बानी की बुक आपको पूरी नहीं पढ़नी, ये बुक भी आपको पूरी नहीं पढ़नी, सिर्फ रेलेवेंट चीज़ें आपको इसमें से निकालनी है। ठीक है, तो ये दो बुक्स आपका 80 तकरीबन 70% तक आपका सिलेबस जो है ये कवर कर देगी। इसके साथ साथ अगर आप कोई बुक पढ़ना चाहें तो पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री, वो भी एक बहुत अच्छी बुक है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। उसमें भी पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं वो बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किए गए हैं। ख़ास तौर पे जो पॉलिटिकल कल्चर पाकिस्तान का रहा है उसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं, इश्यूज़ क्या क्या हैं, वो सारी चीज़ें उस बुक में बहुत अच्छी तरीके से डिफ़ाइन की गई हैं। इसके अलावा जो फिर इंटरनेशनल इश्यूज़ रह जाएंगे आपके, वो आप न्यूज़पेपर और वर्ल्ड टाइम्स के जो मैगज़ीन्स आते हैं उसमें से आप कवर कर सकते हैं। तो 3 सोर्सेज आपकी हो गई 3 डिफरेंट सेक्शंस के लिए। पाकिस्तान अफेयर्स प्री पार्टीशन इकराम रब्बानी, पाकिस्तान अफेयर्स पोस्ट पार्टीशन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बाय हामिद खान, और नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ जो अपडेटेड लेटेस्ट आपको डाटा के साथ मिलेंगे वो आप वर्ल्ड टाइम के मैगज़ीन्स में से ले सकते हैं। इसके साथ साथ न्यूज़पेपर में भी बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं जिसमें इश्यूज़ बहुत सारे डिस्कस किए जाते हैं, उसमें लेटेस्ट आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो आप फिर वहाँ से कवर कर सकते हैं। और जब आप पोस्ट पार्टीशन का पार्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल हिस्ट्री है इसमें से कवर करेंगे, और न्यूज़पेपर और मैगज़ीन्स में से जो पार्ट आप कवर करेंगे वो अल्टीमेटली आपका 50% सिलेबस करंट अफेयर्स का भी तैयार कर देगा। मतलब कि ये जो चीज़ें आप पढ़ेंगे ये अल्टीमेटली आपको हेल्प करेंगी करंट अफेयर्स के पेपर में भी। ठीक है, तो इसको इसी बात को नज़र में रखते हुए पढ़ना है कि आप एक सब्जेक्ट नहीं 3 सब्जेक्ट्स एक साथ कवर कर रहे हैं, क्योंकि यही चीज़ आपको करंट अफेयर्स में भी हेल्प करेगी और यही चीज़ आपको पॉलिटिकल साइंस या इंटरनेशनल रिलेशंस में भी मदद करेगी, क्योंकि उनका सिलेबस भी तकरीबन इसी से मिलता जुलता है। जो IR2 या पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है उनका सिलेबस भी इनके साथ मैच करता है, ओवरलैप करता है, और अल्टीमेटली ये तमाम आर्ग्यूमेंट्स, ये तमाम डेटा, ये तमाम इंफॉर्मेशन जो आपकी नॉलेज होगी वो आपको अल्टीमेटली ऐसे के पेपर में भी हेल्प आउट करेगी। तो ये चीज़ें पढ़ते हुए आपको यही जहन में रखना है कि 100 मार्क्स का पेपर नहीं है, ये आपको मज़ीद 2 से 3 पेपर्स में हेल्प करेगा। तो पाकिस्तान अफेयर्स का ये एक प्लान मैंने आपको पूरा बता दिया है। कोशिश की है कि मैंने डिटेल में तमाम चीज़ों को मैं डिस्कस करूं, बाकी टॉपिक वाइज तो अभी नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और इसी तरह मेरी कोशिश होगी कि हर सब्जेक्ट का मैं एक जो स्टडी प्लान है वो आपके साथ शेयर करूं आगे वीडियोस में, और मुझे साथ में फ़ीडबैक देते रहें कि आगे मुझे किन किन चीज़ों के ऊपर वीडियोस बनानी है, तो ताकि फिर आप लोगों को इंशाल्लाह आगे मदद होती रहेगी। तो फीडबैक दें, और मेरी कोशिश यही होगी कि इसी तरह मैं हर सब्जेक्ट का एक स्टडी प्लान आप लोगों के साथ सोर्सेज के साथ शेयर करूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।